नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो पेपर है सेकेंड ईयर का। तो वो पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ACF 401। तो जून 2023 का जो पेपर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। That is, the consider the following cases the pertaining to the intrastate or interstate supply, कि इंटरस्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रास्टेट सप्लाई है, ये हमें यहाँ बताना है। एज्यूमिंग द 12% जीएसटी रेट है। सबसे पहले यहाँ मेंशन किया है कि एक्स ऑफ वडोदरा दैट इज गुजरात सप्लाई द गुड्स टू द वाई ऑफ सूरत एंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड सप्लाई इज 10 लाख। 10 लाख रुपए यहाँ पे गुड्स की वैल्यू मेंशन की गई है। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्स है वडोदरा का है और वाई जो है वो गुजरात स्टेट, दोनों यानी दोनों गुजरात स्टेट से यहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि द एक्स ऑफ वडोदरा सोल्ड टू वाई ऑफ सूरत। ओके, तो वैल्यू ऑफ गुड्स जो है यहाँ पे 10 लाख का है और उसके अंदर जीएसटी, CGST, SGST हमने 6% लगाया हुआ है। क्यों 6% लगाया? क्योंकि हमें यहाँ पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी मेंशन किया था। तो हमने 12% के हिसाब से CGST SGST 6% हमने मेंशन किया हुआ है। ओके, तो हमने यहाँ पे गुड्स की वैल्यू जो होगी वो एक्स वाई को जो बिल बना के देगा वो 11,20,000 रुपए का देगा। अच्छा, चलो अब आगे देखते हैं। यही क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि द नाउ वाइड सप्लाइड द सेम गुड्स आफ्टर मेकिंग द वैल्यू एडिशन एट द 40%, यानी 40% इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया और प्रॉफिट 10 लाख के अंदर 40% ऐड किया है, यानी कितना हो जाएगा? 14 lakhs हो जाएगा। तो वाई ने ये गुड्स किसको बेच दिया? जेड ऑफ मुंबई दैट इज महाराष्ट्र। देखो वाई कहाँ का था? गुजरात का था, जबकि जेड जो है वो महाराष्ट्र का है, यानी इंट्रा स्टेट लगेगा, सॉरी इंटरस्टेट लगेगा। तो IGST एप्लीकेबल होगा। तो हम यहाँ पे देखो वाई ऑफ सूरत सोल्ड टू द जेड ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स हमारे पास जो था वो लिखा था 14 lakhs, क्योंकि 10 लाख का माल था। इसके अंदर हमने 40% प्रॉफिट ऐड कर दिया, यानी 14 lakhs हो गया। उसके ऊपर हमने IGST लगाया है क्योंकि अलग अलग स्टेट से है दोनों। वाई जो है वो सूरत गुजरात से है, जबकि जेड जो है मुंबई महाराष्ट्र से है। तो IGST के हिसाब से 12% लगाया तो 14 lakhs का 12% होता है 1,68,000। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 15,68,000, जो कि हमारे पास टोटल वैल्यू हो गई, जो वाई बिल बना के किसको देगा? जेड को, और जेड उसका पेमेंट करेगा। अच्छा, आगे जो मेंशन किया है कि यही क्वेश्चन, यही जो है, जो जेड ने ये सेम गुड सप्लाई किसको किया है? ए को दिया है, जो कि पुणे में है। ए ऑफ द पुणे दैट इज महाराष्ट्र। ओके, तो इसके अंदर उसने क्या किया था? 30% वैल्यू एडिशन कर दिया था, 30% ऐड करके उसने पुणे को बेच दिया था। देखो जेड भी जो था वो मुंबई महाराष्ट्र से था, ए मिस्टर ए जो है वो पुणे महाराष्ट्र से है, यानी यहाँ पे फिर से CGST SGST लगेगा। तो यहाँ पे हमने दिखा है कि वाई सोल्ड गुड्स टू द जेड ऑफ मुंबई, और यहाँ पे टैक्स पेबल कैलकुलेशन कर दिया है। हाँ, ये बीच में कैलकुलेशन कर लिया है कि वाई को कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बोला है यहाँ की IGST उसने 1,68,000 पे किया है। ओके तो 1,68,000 में से उसने जो आगे पे किया था वो अमाउंट उसको क्रेडिट मिल जाएगी, यानी CGST SGST उसने आगे दे दी था यहाँ पे 60,000 60,000, वो उसको क्रेडिट मिलने वाला है। तो पहले हम IGST जो था वो CGST में एडजस्ट कर लिया 60,000। तो 1,68,000 में से 60,000 निकल गया तो 1,08,000 बच गया, और वो 1,08,000 में से SGST का क्रेडिट निकाल दिया। तो उसको 48,000 नेट पेमेंट करना पड़ेगा, किसको? वाई को, गवर्नमेंट को। अच्छा, आगे देखते हैं। जो अभी हमने ए को बेचा, दैट इज जेड ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स टू द ए ऑफ पुणे। वैल्यू ऑफ गुड्स था 18,20,000, यानी हमने 14 लाख के अंदर 30% प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो हमारा हो गया 18,20,000। उसके ऊपर फिर से हमने 6% CGST SGST लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि दोनों मुंबई यानी दोनों महाराष्ट्र है, एक मुंबई का है एक पुणे का है। तो 18 लाख का 6% और 6% लगा दिया तो हो गया 20,38,400। अच्छा, अब जेड को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो उसने जो CGST उसको पे करना है गवर्नमेंट को, है ना, 1,09,200। उसमें से IGST उसने जो आगे जो पे किया था वो उसको यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। तो IGST क्रेडिट उसको मिल जाएगा 1,09,000। तो आई सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको कुछ नहीं पे करना है, दैट इज नेल। आज जबकि पुणे में उसने यहाँ पे पे करना था 1,09,000
8,200 उसको जो पे करना था, उसमें से आईजीएसटी बाकी का बचेगा, क्योंकि टोटल आईजीएसटी उसके पास था 1,68,000। उसमें से 1,09,000 यहाँ पे सीजीएसटी में उसने खर्च कर दिया। तो बाकी का जो बच गया 58,800 वो उसको स्टेट गवर्नमेंट में क्रेडिट मिल जाएगा। और बाकी का जो बाकी अमाउंट बच गया 50,400 उसको स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जो कि होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इनकम। ओके, तो इस तरह से ये पूरा सम था कि जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करके देना था। यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या था कि गुजरात गवर्नमेंट की कितनी इनकम होगी, सेंट्रल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कितनी इनकम होगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी इनकम होगी। अच्छा, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पे आपको बोला गया था कि राउट लिमिटेड हैज गुजरात buys a motor for the landmark from the Rajasthan, both agree to be below the conditions। कंडीशंस में यहाँ पे वैल्यू ऑफ मोटर लिखा था, टैक्सेस अदर देन जीएसटी था, बिलो यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखे, कंसल्टेंसी चार्जेस है, लोडिंग चार्जेस है, ओके, ट्रांजिट चार्जेस है, इंश्योरेंस चार्ज, इंस्पेक्शन चार्जेस है, सब्सिडरी थी, सब्सिडरी दे रखी थी गवर्नमेंट राजस्थान ने, और मैन्युफैक्चर टू सब्सिडरी रिसीव्ड हुई थी। देखो याद रखना बच्चों, यहाँ पे जो भी सब्सिडी मिलती है वो इसके अंदर ऐड नहीं होगी। ये दोनों चीज यहाँ पे यानी कि 20,000 एंड 50,000 यहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका टैक्सेबल इंट्रास्ट रेट वैल्यू मिल जाएगा। देखो हमने कैलकुलेशन करके दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन है, इसका और वाला सम है, लेकिन इजी सम था इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो वैल्यू ऑफ मोटर यहाँ पे 60,000 थी, टैक्सेस अदर्स एंड जीएसटी यहाँ पे गलती से कट हो गया है 4,000, कंसल्टेंसी चार्जेस था, लोडिंग चार्जेस थे, टेस्टिंग, ट्रांजिट, इंस्पेक्शन, सब कुछ सारी वैल्यूज इसके अंदर हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें के अंदर से वो सब्सिडी वाला पॉइंट नहीं दिया। बाकी जो दोनों ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट क्वेश्चन के अंदर दे रखे थे, वो दोनों के दोनों कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट जो कि 4,000 और 11,000 थे, वो हमने माइनस कर लिए है इसके अंदर। ओके, 4,000 एंड 11,000 दोनों माइनस कर लिए हैं। ओके, उसके बाद आपके पास जीएसटी चार्जेबल प्राइस आ जाएगा 70,000। ओके, उसके अंदर आपको आईजीएसटी लगाना है 10%। यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, क्वेश्चन के अंदर ही पहले मेंशन कर दिया था कि एक्सक्लूडिंग द जीएसटी वैल्यू 10%। तो हमें यहाँ पे 10% जीएसटी उसके ऊपर सिंपली लगा देना है, और इजी 10 मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे। ओके, तो एक छोटा सा बढ़िया क्वेश्चन था इसके अंदर, वो भी हमने कर दिया। इसके और वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बी वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन कि आपको डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कब आपने सप्लाई किया था। तो आपको 5 अलग अलग चीजें दे रखी थी। यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट मेंशन किया गया है, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ इनवॉइस मेंशन किया है, नहीं जब बिल बनता है वो है, और जब पेमेंट किया है वो है। तो हमारे पास जो रूल है इसके अंदर ये होता है कि जो भी आपका डेट ऑफ इनवॉइस होता है या डेट ऑफ पेमेंट होता है, तो डेट ऑफ इनवॉइस का विद इन 60 डेज आपको ये काम कर देना होगा। ये सारी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे, पहले देखो आप, डेट ऑफ पेमेंट कौन सा है, 10th अक्टूबर है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 10th अक्टूबर है, और ये था 29th अगस्त, राइट, 29/8 यानी 29 अगस्त। देखो आप, सो 10th अक्टूबर यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट है, और 29/8 आपका हो गया डेट ऑफ इनवॉइस। इसके अंदर आपको 60 डेज की क्रेडिट मिलती है। तो 60 डेज आपने 29/8 में ऐड कर दिया तो 29/10 हो जाएगा, यानी 29 अक्टूबर हो जाएगी। ओके, तो 29 अक्टूबर और 10/10 यानी 10 अक्टूबर, दोनों में से जो पहली तारीख है कि विच एवर इज अर्लियर, वो आपका डेट ऑफ पेमेंट अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीएसटी पेएबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो एज पर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये हमारा विच एवर इज अर्लियर वो हमें होता है। तो हमारा यहाँ पे 10/10 है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 10/10 हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डेट ऑफ पेमेंट जीएसटी आ गया। सेकंड क्वेश्चन जो था उसके अंदर भी सेम डेट दे रखी थी 10/10। ओके, लेकिन यहाँ पे था 1/8। अच्छा, अगर 1/8 और 10/10 के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे अगर 1/8 दे रखा है, तो 1/8 के अंदर हम अगर ऐड कर देंगे तो 60 डेज यानी कि अराउंड 2 मंथ्स, तो 110 हो जाएगा। ओके, तो 110 और 10/10 जो है विच एवर इज अर्लियर जो होगा, तो 110 यहाँ पे अर्लियर डेट में आता है, तो हमने यहाँ पे 110 इसके अंदर ऐड कर दिया है 110। अच्छा, इसके थर्ड क्वेश्चन जो था, इसमें 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया गया था। देखो आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो कि दैट इज यहाँ पे द
पार्ट पेमेंट वॉज मेड ऑन 30/8, 30/8 को पेमेंट कर दिया गया है, और बैलेंस अमाउंट है वो 111 को कर दिया है। ओके, और जो इनवॉइस बन गया था 29/8 को बन गया था। तो देखो हमने क्या किया कि अगर 30/8 को बिल बनता है, 30/8 को पेमेंट करते हो, 29/8 है तो 29/10 हो जाएगा, अराउंड 29 अक्टूबर। तो हमें क्या करना होगा, 30 30 अक्टूबर है हमारे, 30 अगस्त है, तो 30 अगस्त हमारा अर्लियर डेट होगा, तो हम 30 अगस्त को पेमेंट कर देंगे फर्स्ट पेमेंट। और जो वो दूसरा था वो 29/10 था, 29 अक्टूबर था, और यहाँ पे 1 नवंबर मेंशन किया था। तो विच एवर इज अर्लियर दैट इज 29 अक्टूबर, तो हमने यहाँ पे 29 अक्टूबर लिख दिया है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन जो था उसमें भी सेम पॉइंट था कि यहाँ पे भी पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने 28/8 को देख दिया। ओके, और डेबिट ऑफ द रिसिप्टेंट बुक यहाँ पे 30/8 को हो गया, यानी आपके अकाउंट में से पैसा चला गया है 38 को, और बिल बना है 18 को। ओके, तो हम यहाँ पे जिस तरह के रिसिप्टेंट, डेबिट इन द रिसिप्टेंट अकाउंट होता है वो डेट लेंगे। तो 28/8 और 38/8 यहाँ पे मेंशन किया था, तो हम इसमें से 28/8 वाली डेट लेंगे, जिस दिन हमने ट्रांजेक्शन हमारा शुरू हो गया था। ओके, और यहाँ पे आपको दे रखी थी 18। ओके, तो 18 यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन इन 18 ये है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका 60 डेज के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे ट्रांजेक्शन के अंदर आपको डेट ऑफ इनवॉइस नहीं देखना है। जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल होगा, यानी कि जिस दिन आपने बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर जिस दिन लिख दिया है 28/8 को, तो वही डेट आपके लिए इनवॉइस बिल हो जाएगी, पेमेंट। तो 28/8 को दे रखा है, तो 28/8 यहाँ हमारा आंसर होगा, उसमें 60 डेज ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा जो था उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन था कि पेमेंट एंटर्ड हो गया था 30 तारीख को, 30 अगस्त को हमने लिख दिया है, और रिसिप्टेंट बुक के अंदर आता था 26 अगस्त को। लेकिन बुक्स में आपने कब लिखा है, 38 को लिखा है, तो उसमें हम डेट ऑफ इनवॉइस नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर, ये दोनों में से डेट लिखी जाएगी। तो 26/8 आपके पास जो है 26 अगस्त, वो आपका डेट होगा, तो 26 अगस्त आपका फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा। सो आपका आंसर जो है वो ये वाला आंसर आपका है कि जो आपको लिखना है। अगर आप 60 डेज अलग से ऐड करना चाहो तो 60 डेज मैंने यहाँ पे रैंडमली ऐड किए हैं, आप कंप्लीट 60 डेज ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन एज पर रूल्स आपको 60 डेज आइदर 2 मंथ्स यहाँ पे मेंशन किया गया था, तो हमने एज अ 2 मंथ्स की कैलकुलेशन लिख के आपने किया है, और लेक ऑफ टाइम की वजह से मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन रेडी कर दिया है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ऑप्शन में थियरी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक प्लेस ऑफ सप्लाई का आपको क्वेश्चन में थियरी मिल जाएगा। ये दो सम्स है, लेकिन अभी टाइम नहीं था तो हमने ये दो सम सॉल्व नहीं किए। इसके अगेंस्ट में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पे कॉम्प्यूट द एसेसिबल वैल्यू ऑफ द कस्टम ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एफओबी वैल्यू ऑफ मशीन दे रखा था 4000 पाउंड्स, उसके अंदर फ्रेट ऑफ एयर फ्रेट मेंशन किया है, और डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस 250 पाउंड्स दे रखा है, कमीशन पेबल फॉर द लोकल एजेंट 2% ऑफ एफओबी। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि एफओबी वैल्यू हमने 4000 पाउंड जो था वो लिख दिया। इसके अंदर डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस 250 लिख ऐड कर दिया है, फ्रेट हम बाद में ऐड करेंगे। उसके अंदर कमीशन पेड टू द लोकल एजेंट भी मेंशन किया गया था, तो वो 2% ऑफ एफओबी वैल्यू था, तो एफओबी वैल्यू 4000 पाउंड थी, तो उसका 2% हमने 80 ऐड कर दिया। तो एफओबी फॉर कस्टम हमें मिल गया, इन तीनों का टोटल कर दिया हमने, सो 4330 हो गया। इसके अंदर हमारा एयर फ्रेट ऐड होता है, तो एयर फ्रेट जो होता है वो किस तरह का रूल है इसके अंदर, या अगर आप एयर से मंगवाते हो तो ऐसे केसेस के अंदर एक्चुअल होता है या 20% ऑफ एफओबी होता है, इस विच एवर इज लिस्ट, यानी जो सबसे कम होगा वो यहाँ पे हम लिया जाएगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया था, यहाँ पे आपको एयर फ्रेट मेंशन किया था 1250, दैट इज 1250 पाउंड। ओके, तो 1250 पाउंड की जगह हम यहाँ पे 20% देखे, तो 8330 का 20% यानी 866 होता है, तो हम यहाँ पे 866 ले लेंगे क्योंकि विच एवर इज लेस है। तो 4330 पाउंड में के अंदर 866 पाउंड ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि इंश्योरेंस की बात करें तो इसके अंदर इंश्योरेंस का मेंशन नहीं है, विच एक्चुअली इज नॉट गिवन, तो हमें इंश्योरेंस भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो 1.125% हमें क्या करना है, इंश्योरेंस ऐड कर देना है, वो भी एफओबी प्राइस का। तो एफओबी 4330 था, उसका 1.125% हमने ऐड किया, तो 48.7125, यानी 48.7125 पाउंड हमारा इंश्योरेंस हो गया।
तो हमने क्या किया कि इन तीनों में ऐड कर दिया 4330 प्लस 866 प्लस 48.7125, यानी 5244.7125 हमारे पास CIF वैल्यू हो गई। बस हमें यहाँ पे यही CIF वैल्यू चाहिए थी और इसको हमने एसेसेबल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो एसेसेबल वैल्यू हमारा कुछ इस तरह से होता है कि एसेसेबल वैल्यू जो हमारे पास था वो किस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे IGST पेबल है 18% के हिसाब से, तो यहाँ पे 68 रुपीज के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करके दे दिया। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन CIF वैल्यू। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे था, जो कि बी क्वेश्चन था हमारे पास। बी क्वेश्चन के अंदर हमारे बोला गया था कि यहाँ पे आपको, अच्छा 18% CGST SGST आपको मेंशन किया गया था, सॉरी, ये CIF वैल्यू जो आपके पास आ गया उसको हमने 68 रुपीज के पास मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा एसेसेबल वैल्यू हो गया दैट इज 3,56,640, राउंड ऑफ कर दिया गया है इसको। अच्छा, उसके अंदर कस्टम ड्यूटी का रेट आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि आपका यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी 12% मेंशन किया गया था। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी यहाँ पे ली जाती है। आप देखो, देख सकते हो यहाँ पे कि डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री है और एंट्री इनवर्ड है। तो हम यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री का जो डेट है वो डेट के हिसाब से जो हमारा 68 रुपीज का प्राइस था वो हमने लेंगे। ये 70 रुपीज का प्राइस हम नहीं लेंगे। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड नहीं दे सकते हम सिर्फ डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री लिख सकते हैं। तो उस तारीख में जो रेट होगा वो रेट हमने अप्लाई किया है 68 रुपीज, और 12% बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने एप्लीकेबल कर दिया। दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी 12%, तो 42,000 किसका होगा, 3,56,640 का 12%, यानी 42,797। ओके, और जो सोशल वेलफेयर चार्जेस है 10% लगाए जाते हैं, वो बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगाए जाते हैं। तो 42,797 का 10% हमने ऐड कर दिया, दैट इज 4280। तो कुल मिला के हमारे पास ये तीनों फिगर अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाता है, दैट इज 4,03,717, सॉरी। और उसके ऊपर हम IGST जो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि आपको IGST लगाना है, IGST का रेट हमें 18% मेंशन किया था, तो हम 18% IGST इसके ऊपर लगा देते हैं। तो 72,669, तो हमारा टोटल लोडेड वैल्यू, लैंडेड वैल्यू, यानी हमारे देश के अंदर जब वो चीज आएगी तो विथ टैक्स हमारे देश के अंदर उसकी लैंडेड वैल्यू हो जाएगी 4,76,386। तो दैट्स 4,76,386 आपका वैल्यू हो जाएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। अच्छा, कस्टम ड्यूटी टोटल कितनी आपने पे की है अगर आपको काउंट करना है, तो लैंडेड वैल्यू में से एसेसेबल वैल्यू माइनस कर लोगे तो हमें मिल जाएगा, दैट इज ये आपके अमाउंट में से आपने 3,56,640 ये आपको माइनस कर देना है। तो आपको अमाउंट जो डिफरेंस मिल जाएगा वो हो जाएगा 1,19,746। ये टोटल कस्टम ड्यूटी आपने गवर्नमेंट को पे की है। अच्छा, बी क्वेश्चन जो हमारे पास था वो भी कुछ इस तरह से इजी क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में कुछ था कि कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, $5,000 में हमने मशीन का कॉस्ट था। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकर्ड बाय एक्सपोर्टर फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट, यानी जो कंट्री में से आप ला रहे हैं उसकी फैक्ट्री में से उसके पोर्ट पे जाने के $250 पाउंड डॉलर का खर्चा हो रहा है, यानी यूएस की कंपनी से यूएस के पोर्ट तक आने के लिए। अच्छा, उसके ऊपर हैंडलिंग चार्जेस, उसको शीप में रखने के लिए $25 और खर्चा किया है। तो ये तीनों की तीनों चीज यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले $5,000 कॉस्ट ऑफ मशीन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड हैंडलिंग चार्जेस, कुल मिला के आपके पास हो जाएगा 5,275। इससे हम उसका FOB प्राइस कहेंगे। ओके। अच्छा, उसके अंदर बाइंग कमीशन के बारे में बताया गया कि बाइंग कमीशन कभी अलाउड नहीं होता, वो GST में अलाउड नहीं है, तो हम बाइंग कमीशन नहीं लेंगे। ओके, हाँ, फ्रेट है तो फ्रेट जरूर लेंगे, 1,000 है तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया कि बाइंग कमीशन डैश और फ्रेट था 1,000। ओके, इंश्योरेंस नहीं मेंशन किया है तो हमारा रेट FOB का 1.125% है ही, तो हमने उसका 1.15% यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है कि यहाँ पे कैलकुलेशन है। ओके, तो हमारा CIF वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 6,334.3437 ये हमारा CIF वैल्यू हो जाएगा। CIF वैल्यू हमने जो बनाया है वो किस तरह से होगा, यहाँ पे ये 5275 के अंदर हमें 1,000 भी ऐड कर दिया है
और इसके अंदर 59.34375 भी हमने ऐड कर दिया है। तो ये सब कुछ ऐड करने के बाद आपको अमाउंट मिल जाएगी 6334.34375। और इसको यहाँ पे इंडियन करेंसी के अंदर मेंशन किया है कि भी इंडियन डॉलर की जो प्राइस है वो है $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज। तो हमने उसको 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो हमारा हो जाएगा 4,11,732। ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो CHF वैल्यू के थे। जो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं किया है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और कल सुबह पेपर है, तो हमने आज ये सॉल्व करने का ट्राई किया है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। हैव अ गुड डे।